हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है वीएसई पीआर थ्योरी। ये जो वीएसई पीआर थ्योरी है, इसको यूज करके हम जो कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके शेप निकालते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए जो मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं, वो अलग अलग शेप में एग्जिस्ट करते हैं। कोई एक सीधी लाइन में होता है, कोई ऐसे बेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, कोई स्क्वायर की शेप में होते हैं, कोई ट्राइंगल की शेप में होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो वो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वो कौन से शेप में एग्जिस्ट करते हैं, उसको निकालना सीखेंगे आज वाले लेक्चर में। और अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम वीएसईपीआर थ्योरी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को समझेंगे, सारे तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हमारे सिलेबस के पार्ट है उनके स्ट्रक्चर्स निकालना सीखेंगे। और इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम सीखेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दो लेक्चर में हम पूरी तरीके से वीएसईपीआर थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। आज वाले लेक्चर में पूरा हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूरी तरीके से एमसीक्यूज पर फोकस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो बहुत ही बार स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं, बहुत सारे जो दूसरे चैप्टर्स हैं वहां पर मॉलिक्यूल ऑफ शेप को विजुअलाइज करने के लिए ये वाले जो कंसेप्ट्स हैं इनकी जरूरत आपको पड़ने ही वाली है। ठीक है बेटा, लेकिन शुरुआत हम कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे हम एनसीईआरटी में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कुछ पोस्टुलेट्स दे रखे हैं वीएसईपीआर थ्योरी से रिलेटेड। वो हर एक स्टेटमेंट एज इट इज जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वहां से स्टार्ट करेंगे, हर एक स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर हम इसके कंसेप्ट पर जाएंगे कि मॉलिक्यूल के शेप को कैसे निकालना होता है। ठीक है, हम स्टेटमेंट से इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत बार इसके जो अलग अलग पोस्टुलेट्स होते हैं, बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एनसीईआरटी से एज इट इज उठाकर वो इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो वो सारे स्टेटमेंट जो कि एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं वो आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीएसईपीआर थ्योरी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वीएसईपीआर थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है। एक्चुअल में उसके फुल फॉर्म से ही आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। वीएसईपीआर थ्योरी या वेस्पर थ्योरी भी हम इसे बोल देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, रिपल्शन थ्योरी। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि वैलेंस ऑर्बिट में या वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन चाहे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर। तो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, दोनों जो मिलके होते हैं वो कुछ रिपल्शन शो करते हैं और उस रिपल्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए ये थ्योरी क्या अज्यूम करता है कि ये जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनमें रिपल्शन होगा और वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे जिससे रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो बॉन्ड पेयर है और जो लोन पेयर है वो सारे के सारे क्या करते हैं? अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं जिससे रिपल्शन मिनिमम हो जाए और उससे पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल का शेप होता है वो निकल कर आता है। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बट क्योंकि नाम इतना बड़ा है हम नॉर्मली इसका शॉर्ट फॉर्म ही हमेशा यूज किया करेंगे। ठीक है, अब इसकी थ्योरी में एक्चुअल में स्ट्रक्चर निकालने के लिए तो ये जो दो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी ने जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहते हैं? ये थ्योरी क्या कहता है? द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये कहता है कि हमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर को देखना है, जो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर को देखना है, वो सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को देखना है। ठीक है ना, केवल और केवल सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को देखेंगे, सराउंडिंग एटम के नहीं। बॉन्डेड कहने का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन किया है। नॉन बॉन्डेड कहने का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लोन पेयर की बात कर रहे हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है? जैसे जो H2O मॉलिक्यूल ले लेते हैं,
H2 मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इस तरीके से दो बॉन्ड पेयर होते हैं, और इसमें लोन पेयर कितने होते हैं बेटा, दो लोन पेयर होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उस ऑक्सीजन के जो बॉन्ड पेयर होंगे और उस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि पूरे मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया बेटा? ये कह रहा है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, केवल जो सेंट्रल एटम होगा उसके जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या शेप डिसाइड करने का काम करेंगे। हम सराउंडिंग एटम पर ध्यान नहीं देंगे, उनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को, केवल जो सेंट्रल वाला जो एटम है उस पर फोकस करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्लियर है? दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल्स वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां पर जैसे H2O की बात करते हैं, ठीक है, ये H2O में क्या है, ये दो बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर को हम ऐसे दिखा देते हैं ताकि ये क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, कान नहीं है बेटा, वो लोन पेयर है, उसको वैसे उस तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, चाहे वो बॉन्डेड होंगे या फिर उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। जैसे यहां पर ये तो क्या है, ये बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दोनों क्या है, पेयर जो है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो चाहे ये नॉन बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर हो, चाहे ये बॉन्डेड वाले बॉन्ड पेयर्स हो, इन सब के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन इसीलिए होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज है तो सिमिलर चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि ये बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर को भी रिपेल करेगा, ये लोन पेयर को रिपेल करेगा, और ये लोन पेयर अगले बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा। मतलब हर एक बॉन्ड पेयर और हर एक लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर और सारे लोन पेयर में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया? ठीक है, ये था सेकंड वाला स्टेटमेंट। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये जितने भी लोन पेयर या बॉन्ड पेयर है, इन सब के बीच में क्योंकि रिपल्शन है, तो रिपल्शन को कम करने के लिए, क्योंकि रिपल्शन जितना कम होगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल उतनी ही ज्यादा होगी, तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं जिससे इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर मॉलिक्यूल लेते हैं कौन सा, BeCl2। ठीक है, अब यहां देखना, ये जो BeCl2 वाला मॉलिक्यूल है, इसमें कितने हैं, दो बॉन्ड पेयर। अब ये जो बॉन्ड पेयर हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या होगा बेटा, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब ये रिपल्शन करके अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लेंगे, ध्यान देना, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। कहने का मतलब, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी ये क्या दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री में चले गए, और इधर से भी ये 180 डिग्री में चले गए। अगर Cl को मैं थोड़ा भी पास लाऊं तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिपल्शन आएगा। ठीक है ना, ये Cl को, इस बॉन्ड को मैं जितना पास लेते आ जाऊं दूसरे वाले Cl के, जैसे यहाँ के मैं अगर ऐसे रख देता हूं दोनों Cl, तो दोनों Cl के जो बॉन्ड पेयर हैं, ये क्या एक दूसरे के पास पास है। एक दूसरे के पास होने के कारण इन बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों जो बॉन्ड है वो बिल्कुल अपोजिट चले जाते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो एटम और ये वाले जो एटम है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले गए हैं। तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हर एक मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड पेयर हैं, या बॉन्ड पेयर के साथ हो सकता है लोन पेयर भी हो, वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं जिससे वो रिपल्शन मिनिमम हो जाए, या यहां पर क्या दिखेगा, एंगल मैक्सिमम हो जाए, या इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब यही चीज हमें डिसाइड करना सीखना है कि कौन से मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, और उनके बॉन्ड पेयर में रिपल्शन को कम करने के लिए कौन सा शेप आएगा। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे एटम क्या है, एक लाइन में आ गए हैं। तो एक लाइन में एक लीनियर स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें मॉलिक्यूल का। यही चीज हमें यूज करना है हर तरीके के मॉलिक्यूल में, चाहे बॉन्ड पेयर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो जो बॉन्ड है वो किस तरीके से रीएडजस्ट होंगे जिससे रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा, यही डिसाइड करना सीखना है हमें पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट। अब इसके बाद आते हैं किस पर बेटा,
फोर्थ स्टेटमेंट पर। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। अब इसका मतलब भी वही है कि ये कह रहा है कि हम ये जो वैलेंस शेल है इसको एक स्फीयर की तरह ले लेंगे, और इसमें जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम मान लेंगे कि ये लोकलाइज्ड है इस स्फीयर पर, इस स्फीयर के किसी एक ही पोजीशन पर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये बॉन्ड पेयर था किसका? ये Cl का था, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इससे क्या होगा? उनके बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बेरिलियम और क्लोरीन, उसको हम क्या मान सकते हैं? वो ये मान सकते हैं कि किसी स्फीयर के सरफेस के पार्ट है। ये केवल स्टेटमेंट ध्यान रखना, इसको हम ये ऐसा स्फीयर कभी बनाकर नहीं देखेंगे। ठीक है, उन्होंने केवल उस एजम्पशन की बात की है कि हम क्या मान सकते हैं कि एक ही स्फीयर के सरफेस पर लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड कहने का मतलब एक ही जगह पर है, फैले हुए नहीं है। समझ में आया? उसका मतलब सिर्फ इतना है। तो हम ऐसा कोई स्फीयर ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, इस पर जाना नहीं है बेटा। बस आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो कल को ये स्टेटमेंट देके करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट है वीएससीपीआर थ्योरी का, इसको समझने के लिए। ठीक है, इसको समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये बोल रहा है अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, आगे वाला स्टेटमेंट मैं बाद में पढ़ूंगा बेटा, पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूं। ये क्या बोल रहा है? अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। कहने का मतलब क्या है कि इन केस अगर हमारे पास ये CO2 मॉलिक्यूल हुआ, इसमें बॉन्ड पेयर ऐसे क्या दिख रहे हैं? ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको हम क्या मानेंगे? सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। केवल स्ट्रक्चर निकालने के लिए, सिंगल बॉन्ड बनेगा नहीं, है तो डबल बॉन्ड ही, लेकिन स्ट्रक्चर निकालते समय हम उसे सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आया? मतलब किसी के पास अगर सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों है, तो हमें उस पाई बॉन्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? उस पाई बॉन्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है, हम केवल सिग्मा बॉन्ड को देख लेंगे। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ रखा है कि जब दोनों बॉन्ड बनते हैं सिग्मा और पाई, तो पहले वाला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाद वाला बॉन्ड पाई होता है। तो आपको ये पाई बॉन्ड को देखने की जरूरत नहीं है। उन दोनों बॉन्ड को हम एक ही बॉन्ड मान सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? वैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब ये जो CO2 जो है, इसको इसकी तरह ट्रीट करेंगे, इस मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट कर लेंगे, जिसमें उस पाई बॉन्ड को हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर निकालते समय केवल। ठीक है, कुछ वैसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल, अगर जैसे ये XeO3 आता है, इसमें एक लोन पेयर होता है, और यहां पर क्या होते हैं? 3 ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। तो इस थ्योरी के हिसाब से, VSEPR थ्योरी के हिसाब से, ये क्या कहता है कि इसके जो डबल बॉन्ड है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब हम इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, यहां पर ये ऑक्सीजन, यहां पर ये ऑक्सीजन, यहां पर ये ऑक्सीजन, और यहां पर ये लोन पेयर। कहने का मतलब हम पाई बॉन्ड से स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करते, पाई बॉन्ड को निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये बोल रहा है ये सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी ऐसा ही। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए इस ट्रिपल बॉन्ड को एक सुपर पेयर की तरह ट्रीट करेंगे, या एक बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, या आप ये भी बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड को हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है देखना। अब मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। इतना समझ में आ गया? आगे का स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहां जैसे कार्बन नाइट्रोजन के पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 पेयर है। ठीक है, ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। कहने का मतलब क्या है? क्या कह रहा है? अगर यहां 2 पेयर भी हैं तो उसको एक ही पेयर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर यहां 3 पेयर भी हैं सेम एटम के बीच में, तो उसको एक सुपर पेयर की तरह ट्रीट करते हैं। उस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा बेटा? ठीक है, इसी को कुछ जगहों पर क्या लिखा हुआ रहता है कि शेप इज डिसाइडेड बाई, shape is decided by only sigma bond, is decided by only sigma bond, या पाई बॉन्ड को हम शेप डिसाइड करते समय निग्लेक्ट कर देते हैं। उसका मतलब यही है। क्लियर हुआ? तो यहां पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे इसको क्या मान लेते हैं?
6 बॉन्ड पेयर मान लेंगे, लेकिन उसे किसकी तरह ट्रीट करना है, 3 बॉन्ड पेयर की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि पाई बॉन्ड को नहीं देखते हम। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो 4 बॉन्ड पेयर तो हैं उसके अंदर, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर अज्यूम नहीं करने, पाई बॉन्ड को निग्लेक्ट कर देना है, हमें यहाँ 2 ही बॉन्ड पेयर देखने हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। 6 वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है, वेयर 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब एक्चुअल में हम लोगों ने रेजोनेंस वाला फिनोमिना नहीं पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में हम थोड़ा बहुत रेजोनेंस पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, उसमें रेजोनेंस बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड है। तो अभी मैं केवल स्टेटमेंट का मतलब समझा दे रहा हूं, ठीक है, बाकी हमें इसे यूज करने की जरूरत नहीं है 6 वाले स्टेटमेंट को। ये क्या कह रहा है, वेयर 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल द VSEPR मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम रेजोनेंस वाला फिनोमिना पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के लिए, तो उसमें एक ही मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर हर एक स्ट्रक्चर में हम VSEPR थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ये बोलता है। लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रेजोनेंस ही नहीं पढ़ा है। ठीक है, जब आप रेजोनेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने भी स्ट्रक्चर्स हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारी जगह पर VSEPR थ्योरी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक ये 5th वाला जो येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, ये वाले स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे लिए, सबसे लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसी पर बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। ये क्या कहता है, द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि लोन पेयर में जो रिपल्शन होगा ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा क्या चीज, किससे, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से। अब इसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इसका कहने का मतलब है, जैसे ध्यान देना बेटा, यहां पर एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें क्या है, ये 2 बॉन्ड पेयर है H2 मॉलिक्यूल में, और जब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसमें 2 लोन पेयर आते हैं। लोन पेयर को हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, बनी जैसे दिख रहे होंगे ये। यहां पर जब ये लोन पेयर है तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो लोन पेयर और ये जो लोन पेयर है, इन दोनों में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। इससे थोड़ा कम रिपल्शन किस में होगा, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। उससे भी कम रिपल्शन किस में होगा, इस बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में है, ये रिपल्शन कितना है, x। यहां रिपल्सिव फोर्सेस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना है, y, और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना है, z। तो ये कहता है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। समझ में आया? तो ये कहता है कि इसके बीच में जो रिपल्शन फोर्सेस होंगे, ये सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस कहां पर होंगे, लोन पेयर में, उससे कम रिपल्शन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर में। तो इस वाली थ्योरी को, इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले पोस्टुलेट को हमें यूज करना पड़ेगा जब हम लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे। सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए हैं बेटा अभी? ठीक है, अब इन स्टेटमेंट को यूज करके कैसे हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, ये निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमें 5-6 केसेस पढ़ने हैं मॉलिक्यूल निकालने के, अलग अलग वैरायटी के। उसमें हम हर एक तरीके के मॉलिक्यूल के जो भी हमारे सिलेबस के पार्ट है, एक बार आपको ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल लेक्चर है बेटा, बस आपको विजुअलाइज करके देखना है। यहां पर सबसे पहला वाला केस ले रहे हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, AB2 टाइप। अब इस AB2 टाइप का मतलब क्या है ये समझ जाना बेटा, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये AB2 देखने को मिलेगा। ठीक है, इस AB2 टाइप का कहने का मतलब क्या है कि यहां पर A है सेंट्रल एटम और B है सराउंडिंग एटम। तो यहां सेंट्रल एटम एक ही है, सराउंडिंग एटम 2 है, तो ये है AB2 टाइप। अब जरूरी नहीं है कि इसमें सिंगल बॉन्ड ही हो, ये मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते। कहने का मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, A डबल बॉन्ड B और A डबल बॉन्ड B। समझ में आए क्या? बस AB2 टाइप होगा, लेकिन उसमें कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब उसका मतलब क्या है, AB2 टाइप कहने का मतलब कि 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड कितने भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसा भी हो सकता है बेटा, ठीक है, कि यहां पर क्या हो, ये एक एटम के साथ सिंगल बॉन्ड हो, किसी एक एटम के साथ क्या हो सकता है,
ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, Ab2 टाइप ही बोलेंगे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ एक्चुअल में क्या है, दो ही सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम नहीं देखते स्ट्रक्चर निकालने के लिए। थ्योरी याद है हम लोगों ने क्या बोला था, पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो Ab2 टाइप कहने का मतलब क्या है कि यहाँ टोटल बॉन्ड तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड दो होंगे, दो अलग अलग एटम के साथ, और कोई लोन पेयर नहीं होगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा, उसका मतलब ये है। तो अगर इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो यहां क्या होगा, एटम जो ए है, इसको थोड़े अलग कलर से दिखाता हूं बेटा मैं, ताकि आपको ये साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, ये जो ए एटम है और ये जो बी एटम है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है क्या बेटा आपको? ये जो ए एटम है ये सेंटर पे है, और ये जो बी एटम है ये इसका सराउंडिंग एटम हो गया। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों से बॉन्डेड है, और जब ये दोनों से बॉन्डेड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, एक सीधी लाइन में हो जाएगा। सीधी लाइन में क्यों होगा, क्योंकि रिपल्शन हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। अगर ये ऐसा कुछ होता, अगर ये ऐसा कुछ होता तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता, क्योंकि यहाँ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। हम लोगों ने बोला है कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हमने इसको थोड़ा दूर ले गए तो अभी भी क्या दिख रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा। सबसे कम रिपल्शन कब होगा, सबसे कम रिपल्शन तब होगा जब ये जो इधर वाला जो एटम है वो और इधर वाले जो एटम है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चले जाएं। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चले जाएं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल कर आ जाएगा, वो एक सीधी लाइन में आ जाएंगे। समझ में आ गया? अब अगर वो सीधी लाइन में आ गए हैं तो यहां क्या हो जाएगा कि इसके इसके बीच के अगर एंगल हम देखते हैं, इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? तो हम क्या बोलेंगे कि इसके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और क्योंकि ये आपको एकदम सीधी लाइन में दिखाई देंगे, ध्यान रखना सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है। जब हमने नो लोन पेयर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम में कितना भी लोन पेयर हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम केवल सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक सीधी लाइन में है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इसे लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, लीनियर शेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, लीनियर शेप हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये स्ट्रक्चर किस किस में हो सकता है। जैसे एक तो हो सकता है किसमें, BeCl2 में। आपको क्या दिखेगा, ये जो BeCl2 है इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड है, सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये दोनों अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो जाएंगे, मैक्सिमम एंगल पर हो जाएंगे, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। समझ में आ गया? इस जरूरी नहीं कि ये सिंगल बॉन्ड वाली चीज हो, ये और क्या हो सकता है बेटा, ये हो सकता है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ये CO2। अगर ये मॉलिक्यूल दिख रहा है तो हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा है, तो CO2 का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें कार्बन में कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर रहेंगे। और बॉन्ड पेयर भी हम लोगों ने क्या बोला है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखना है। ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखना है, पाई बॉन्ड को निग्लेक्ट कर देना है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएंगे, अपने आप 180 डिग्री पर चले जाएंगे। 180 डिग्री पर चले जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसके अलावा अगर मान लेते हैं HCN है, HCN का स्ट्रक्चर कैसे होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। इसका भी जो स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसा, लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉन्ड भले टोटल 4 हैं लेकिन हम पाई बॉन्ड को निग्लेक्ट कर देते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। हम लोगों ने क्या बोला है, उस ट्रिपल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम एक्चुअल में शेप निकालते समय इसको ऐसे देखेंगे, तो ये AB2 टाइप का ही हो गया। ठीक है, तो इसका जब स्ट्रक्चर हम निकाल कर लाएंगे तो ये जो दोनों तरीके के जो बॉन्ड पेयर्स हैं सिग्मा बॉन्ड, इनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका भी जो शेप होगा ये कौन सा शेप हो जाएगा बेटा, लीनियर शेप हो जाएगा। समझ में आएंगे? ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि दो तरीके के दो एटम जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, तो हर किसी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर निकल कर आएगा। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा पहला टाइप बेटा। ठीक है, अब
किसी को लग रहा होगा सर अगर इसमें कोई लोन पेयर आ गया तो, अगर लोन पेयर आ गया तो अगर सिर्फ ऐसा अगर है, सिर्फ ऐसा एटम, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, एक सीधी लाइन में ही तो रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ अगर एक ही बॉन्ड पेयर है तो, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया है, दो बॉन्ड पेयर से स्टार्ट किया अपना केस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले केस पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला केस क्या है, AB3 या AB2E टाइप। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूं क्योंकि कई बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यही टाइप देखने को मिलेगा। AB3 कहने का मतलब है तीन एटम है और तीनों में कोई ना कोई बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो AB3 कहने का मतलब क्या है, AB3 कहने का मतलब क्या है, ये तीन बॉन्ड पेयर हैं। जबकि AB2E कहने का मतलब क्या है, यहां पर दो बॉन्ड पेयर हैं और E का मतलब ये होता है कि यहां पर वन लोन पेयर है। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो यहां हम एक साथ दोनों के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, पहले ये सिर्फ बॉन्ड पेयर वाले पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे उसमें तीन बॉन्ड पेयर में एक बॉन्ड पेयर की जगह पर अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो उसके स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे। बट वो ये वाला जो शेप होगा इसी का वेरिएशन आएगा, क्योंकि वो तीन ही ग्रुप थे, तीन बॉन्ड पेयर थे, वहां एक बॉन्ड पेयर की जगह पर क्या आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है। अब ध्यान क्या देना है बेटा आपको कि ये जो तीन बॉन्ड पेयर बोला है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे। उसका मतलब ये है कि वो तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे, मतलब वहां पर पाई बॉन्ड भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, और ये ऐसा भी हो सकता है जिसमें ए डबल बॉन्ड बी, ये सिंगल बॉन्ड सी, ये सिंगल बॉन्ड सी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, AB3 टाइप ही बोलेंगे। मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, पाई बॉन्ड कितने भी हों, ये जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है उसे सारे पाई बॉन्ड बोलते हैं, ऐसा हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक। बट यहां पर आपको ध्यान देना है, तीन बॉन्ड पेयर कहने का मतलब क्या है, तीन सिग्मा बॉन्ड पेयर है, उसमें कोई लोन पेयर यहां सेंट्रल एटम पर नहीं है, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा पहले इसको देख लेते हैं, फिर AB2E टाइप पर जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए पढ़ रहे हैं किसके लिए, AB3 टाइप के लिए। तो AB3 टाइप कैसा हो जाएगा, यहां सेंट्रल पर इसका जो सेंटर एटम होगा, यहां सेंटर पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। कौन सा कलर इसमें अच्छे से दिखेगा बेटा, ब्लैक दिखेगा क्या, हम ब्लैक दिखेगा। यहाँ सेंट्रल वाला जो एटम है ये क्या हो गया, A हो गया। सराउंडिंग वाला एटम जो है ये क्या हो गए, ये B, B और B हो गए। इनके बीच में बॉन्ड रहेंगे तीन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना है हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या कहता है, ये VSEPR थ्योरी कहता है कि इन सब के बीच में रिपल्शन तब मिनिमम होगा जब सब एक दूसरे के 120 डिग्री में होंगे। मतलब इक्वल डिस्टेंस में कब होंगे, आपको पता है ये पूरा सर्कल का ये जो डिग्री होगा ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो तीन ग्रुप हैं, तो तीन ग्रुप मैक्सिमम एंगल पे जब चले जाएंगे तो एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में कितना रहेगा बेटा, 120 डिग्री रहेगा। इसको हम बॉन्ड एंगल भी बोलते हैं, दो अलग अलग बॉन्ड के बीच का एंगल, एक ही सेंट्रल एटम से जो दो बॉन्ड बने उनके बीच का एंगल। तो हम बोलेंगे कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है, 120 डिग्री। अभी जो लीनियर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बॉन्ड एंगल पढ़ा था वो कितना था, 180 डिग्री। यहां पर ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के बीच में भी कितना रहेगा, 120 डिग्री। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में भी जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये कितना रहेगा, 120 डिग्री। समझ में आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर रहेगा आपको यहां दिखेगा कि केवल तीन सिग्मा बॉन्ड रहने चाहिए, सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो शेप निकल कर आएगा वो कौन सा निकल कर आएगा, इसका शेप निकल कर आएगा कौन सा, इसके शेप को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल के शेप में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसे बोलते हैं, इसके शेप को क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस ट्राइगोनल प्लेनर कहने का मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल की शेप में है लेकिन एक ही प्लेन पर है, ठीक है ना। अगर ये प्लेन हम बोर्ड का प्लेन लेते हैं तो तीनों बी एटम इस बोर्ड पर ही प्रेजेंट रहेंगे, कोई बोर्ड के बाहर या बोर्ड के पीछे नहीं,
प्लेनर कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे एटम क्या होंगे, एक ही प्लेन पर आ जाएंगे। अगर हम ऐसा प्लेन लेंगे तो चारों के चारों एटम, सेंट्रल वाला ए और आसपास वाले बी, सब के सब इसी प्लेन पर प्रेजेंट होंगे। समझ में आया क्या? तो इसको और किस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी और ये हो गया बी। इसके शेप को हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, या मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ करूं क्या बेटा? ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये बॉन्ड नहीं है, ये जो डैश से मैंने शो किया है ये बॉन्ड नहीं है, लेकिन इससे आपको ये दिखाई दे जाएगा कि इसको ट्राइगोनल प्लेनर क्यों बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहां अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, केवल 3 सिग्मा बॉन्ड वाले पेयर्स हैं, पाई बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड वाले अगर पेयर हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर भी बोल देते हैं। नाम से ही समझ में आ जाएगा, ट्राइगोनल बोले या ट्राइंगुलर बोले, वो ट्राइंगल की ही बात कर रहा है। प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर है। बॉन्ड एंगल कितने होंगे बेटा, यहां पर होंगे 120 डिग्री, ये वाला भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी 120 डिग्री होगा। समझ में आ गया? अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, हम AB2E टाइप बाद में देखेंगे, इसी के जस्ट बाद देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर वाले अगर एग्जांपल की बात करें तो यहां क्या कौन सा हो जाएगा बेटा, BF3, ठीक है, ये BF3 या BCl3 या BH3 या AlH3, ठीक है, जहां पर भी क्या रहेंगे, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे। इनका शेप कैसा रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, या इसकी जगह पर SO3 भी हो सकता है। SO3 क्यों, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में तो 6 बॉन्ड पेयर है लेकिन 3 तो पाई बॉन्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड के अगर एडजस्टमेंट को हम देखेंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे तो वो AB3 टाइप का ही मॉलिक्यूल है। इसके बीच में भी जो बॉन्ड एंगल्स रहेंगे ये कितने रहेंगे बेटा, 120 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल्स होंगे। तो इसमें से वो कैसा भी शेप हो सकता है, ठीक है। इसकी जगह पर और क्या हो सकता है, NO3 माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर था बेटा, वो हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ किया था। हम लोगों ने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा है NO3 माइनस का। उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस पाई बॉन्ड को कंसिडर आपको नहीं करना है, ठीक है ना, पाई बॉन्ड को आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या कंसिडर करना है, केवल ये 3 सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसको भी, इसके शेप को भी क्या बोलोगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे। तो इस तरीके का कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, ये एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं बेटा कि इनके अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अगर आप काउंट करोगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग के लोन पेयर को नहीं देखोगे, सराउंडिंग के बॉन्ड पेयर को नहीं देखोगे, केवल सेंट्रल एटम को देखोगे, ठीक है। तो इसमें सराउंडिंग वाले पर कोई लोन पेयर कुछ भी नहीं देखना है, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं, केवल बॉन्ड पेयर देखोगे तो केवल सिग्मा बॉन्ड को देखना है। सबके पास 3-3 सिग्मा बॉन्ड है तो सबका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये तो हो गया कौन सा बेटा, हमारा AB3 टाइप। अब चलते हैं किस पर, AB2E टाइप में। कहने का मतलब है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहेगा लेकिन एक बॉन्ड पेयर की जगह पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बॉन्ड पेयर की जगह पर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। कुछ शेप समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जो शेप समझने वाले हैं वो किसका समझने वाले हैं, AB2E टाइप का। अब ये AB2E कहने का मतलब क्या है, लोन पेयर है बेटा। बहुत एनसीईआरटी ने भी वही इसी तरीके का नोटेशन यूज किया है लोन पेयर के लिए, ई वाला। ज्यादातर टेक्स्ट बुक में आपको ई वाला नोटेशन ही देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां पर 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे। 2 बॉन्ड पेयर मतलब केवल कौन से वाले, सिग्मा वाले देखते हैं, और एक क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। एक ई दिख रहा है, 2 बी दिख रहे हैं, तो 2 एटम रहेंगे लेकिन एक लोन पेयर होना चाहिए किस पर, सेंट्रल एटम पर। ध्यान रखना ये सारी चीजें सेंट्रल एटम के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ये 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर सेंट्रल एटम का देख रहे हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा 2 एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक क्या रहेगा इसमें, लोन पेयर। मतलब अभी जो हम देख रहे थे ट्राइगोनल प्लेनर, उस ट्राइगोनल प्लेनर में एक जो बॉन्ड पेयर रहेगा उसकी जगह कौन ले लेगा, लोन पेयर ले लेगा, ठीक है। और इसकी जगह पर और कैसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और यहां पर क्या हो सकता है, एक लोन पेयर हो सकता है। इन सब को हम क्या बोलेंगे, AB2E टाइप बोलेंगे, क्योंकि इसमें AB2 कहने का मतलब 2 एटम के साथ 2 अलग अलग सिग्मा बॉन्ड है।
पाई बॉन्ड नहीं देखने का, और एक क्या है, लोन पेयर है। इस तरीके का कुछ भी आपको दिखाई दे, कोई भी स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो उसको हम इस टाइप का मान लेंगे। ठीक है, अब इसका शेप कैसे होगा ध्यान देना। ठीक है, इसका शेप कैसे होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी। ठीक है, ध्यान देना, शुरुआत में ये कैसा था, ट्राइगोनल प्लेनर था, सारे बॉन्ड एंगल क्या थे, 120 डिग्री थे। लेकिन हम लोगों ने यहां से एक बॉन्ड को हटाया, और इस एक बॉन्ड की जगह पर क्या आ गया बेटा, एक लोन पेयर आ गया। समझ में आ गया, लोन पेयर आ गया। लेकिन लोन पेयर भी क्या करेगा, उस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, एक थ्योरी पढ़ी थी कि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। यहां ऐसा नहीं था, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में थे, इक्वल एंगल में थे, क्योंकि सबका रिपल्शन एक दूसरे के साथ सेम रहा होगा। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर था, ये भी बॉन्ड पेयर था, ये भी बॉन्ड पेयर था, तीनों बॉन्ड्स एक जैसे ही थे। ठीक है, तीनों बॉन्ड एक जैसे अगर थे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि रिपल्शन सेम रहा होगा इसके पहले, लेकिन यहां रिपल्शन सेम नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने थ्योरी क्या पढ़ रखी है, ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होगा उसका रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां पर मोर रिपल्शन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। वैसे ही यहां पर भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा, तो यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मोर रिपल्शन होगा। ठीक है, यहां पर भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो इतने ज्यादा रिपल्शन नहीं शो करेगा। हमारी थ्योरी यही कहता है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा होगा, बट यहां दो लोन पेयर है नहीं, यहां केवल लोन पेयर है, और बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं आसपास। तो यहां पर ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन लेस होगा। रिपल्शन होगा तो जरूर, लेकिन उस इन दोनों लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कंपैरिजन में ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम होगा। अब इसका रिपल्शन कम होगा तो इसके कारण क्या होगा, इधर से ज्यादा रिपल्शन मिल रहा है। ठीक है ना, लोन पेयर से ये जो एटम्स है इनको ज्यादा रिपल्शन मिल रहा है, तो ज्यादा रिपल्शन हो रहा है तो ये जो होंगे ये थोड़े पास में आ जाएंगे, ये जो बॉन्ड पेयर होंगे थोड़े पास में आ जाएंगे। मतलब अगर आप ध्यान दोगे इसको, एक मिनट बेटा, इसको ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर ये लोन पेयर हो गया, ये जो बी और ये जो बी एटम है ये थोड़े पास में आ जाएंगे, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये एंगल क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री होगा। अब लेस देन 120 डिग्री कितना भी हो सकता है, लेकिन 120 नहीं होगा। 120 कब होता, यहां पर होता, ये भी 120, ये भी 120, यहां ये भी 120, क्योंकि ये वाला रिपल्शन, ये वाला रिपल्शन और ये वाला रिपल्शन, तीनों रिपल्शन क्या होते, सेम। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहां पर तीनों रिपल्शन सेम नहीं होंगे, ये वाले रिपल्शन सेम होंगे, ज्यादा होंगे, ये वाला रिपल्शन कम होगा। तो लोन पेयर इन दोनों को रिपेल करके एक दूसरे के पास भेज देगा। समझ में आ रहा है क्या, ये कुछ ऐसे थे 120 डिग्री, इधर से क्या लग रहा है, लोन पेयर का रिपल्शन, तो ये पास में आ जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये 120 डिग्री नहीं होगा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये 120 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा। समझ में आया। अब ये अलग अलग मॉलिक्यूल में डिग्री अलग अलग रहेगा, लेकिन आपको इतना पता रहना चाहिए कि 120 डिग्री से कम आएगा। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री और एक आता है मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। अब इन दोनों का मतलब समझ जाना बेटा, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को तो मेरे हिसाब से मेरे लिखने के बाद ही समझ में आ जाएगा उसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री और एक है मॉलिक्यूलर जियोमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप, इसको हम और क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर शेप। शेप ज्यादा बेटर वर्ड है इसके लिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझना, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री कहने का मतलब यह है इस लोन पेयर को भी और बॉन्ड पेयर को भी इंक्लूड करके जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसको मैं दूसरी जगह लिखता हूं बेटा, मॉलिक्यूलर शेप को। इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री का कहने का मतलब क्या है, विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर
दोनों का पूरा अरेंजमेंट देखेंगे, एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, इनके अरेंजमेंट को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ट्राइगोनल प्लेनर ही दिखाई देगा। एंगल सब में 120 नहीं होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल होगा, इसे बॉन्ड एंगल नहीं बोल सकते, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा 120 डिग्री से कम होगा। एंगल तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों, बट ये अभी भी ट्राइंगल के शेप में दिखाई देगा। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सबको देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे। लेकिन 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 यहां दूसरी चीज ध्यान देना बेटा, ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जब हम इसका मॉलिक्यूलर शेप देखेंगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री भी बोल देते हैं कुछ जगहों पर, ठीक है, या शेप बेटर वर्ड है इसके लिए, ठीक है, शेप बेटर वर्ड है इसके लिए। शेप ऑफ मॉलिक्यूल जब बोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि इसमें ओनली हम बॉन्ड पेयर को देखते हैं, ठीक है ना, इसमें हम ओनली किसको देखते हैं, बॉन्ड पेयर को देखते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर को देखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम ए और बी को कुछ ऐसा देखेंगे, समझ में आया, लोन पेयर को नहीं देखेंगे। हाँ, लोन पेयर के रिपल्शन के कारण उनका एंगल 120 डिग्री से कम आ रहा है, लेकिन शेप डिसाइड करते समय, ठीक है, ध्यान रखना, जियोमेट्री अलग वर्ड है, शेप अलग वर्ड है। या तो मॉलिक्यूलर जियोमेट्री रहेगा तो शेप को लेना है, बट सिर्फ जियोमेट्री लिखा रहे, ठीक है, ओनली जियोमेट्री लिखा हुआ रहे और इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री लिखा हुआ रहे, उसका मतलब वही है कि हम लोन पेयर को भी कंसीडर करते हुए, ठीक है ना, लोन पेयर को कंसीडर करते हुए स्ट्रक्चर को बताएंगे। लेकिन जब आपको मॉलिक्यूलर जियोमेट्री लिखा हुआ मिले या सिर्फ शेप लिखा हुआ मिले तो आपको लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। ध्यान देना, यहां वाला लोन पेयर मैंने गायब कर दिया है, उसके लोन पेयर को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा ओनली बॉन्ड पेयर को देखेंगे। जब ओनली बॉन्ड पेयर को देखोगे तो ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बेंट शेप दिखाई देगा, या ऐसा उल्टा वी करके दिखाई देगा। इसको मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा शेप दिखाई देगा, या किसी एंगल में दिखाई देगा, 180 डिग्री में नहीं, उसके अलावा कोई और एंगल में कोई दिखाई देगा। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस मॉलिक्यूलर शेप को हम क्या बोलते हैं, या तो इसे बेंट शेप बोलते हैं, मुड़ा हुआ, या तो इसे एंगुलर शेप बोलते हैं, ठीक है, या तो इसे वी शेप बोलते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि बेटा, ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री बोला है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सबको कंसीडर करना है। अगर उन्होंने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बोला, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोला है या शेप बोला है, शेप ज्यादा टर्म यूज होता है, ठीक है, तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, केवल और केवल बॉन्ड पेयर को इस तरीके से देखते हैं, ठीक है ना, केवल और केवल ऐसे बॉन्ड पेयर को देखेंगे। समझ में आया, और इस तरीके से ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे, दो बॉन्ड जो कि एक सीधी लाइन में नहीं है, थोड़े मुड़े हुए हैं, तो उसको बेंट स्ट्रक्चर या वी शेप या एंगुलर शेप, इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्स्ट बुक में अलग अलग वर्ड इन दोनों के लिए यूज होता है, ओनली बॉन्ड पेयर वालों के लिए या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वालों के लिए अलग अलग वर्ड यूज हो जाता है। बट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, उन्होंने केवल जियोमेट्री पूछा हुआ था। प्रीवियस ईयर में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उन्होंने ओनली जियोमेट्री वर्ड बोला है, और ओनली जियोमेट्री वर्ड जब बोला है तो उन्होंने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को यूज किया है। हो सकता है एनसीईआरटी में आप टेबल के ऊपर जब उस लेटर को देखोगे, जियोमेट्री के साइड में एक ब्रैकेट में शेप लिखा हुआ है, उसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में नीट में एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें उन्होंने जियोमेट्री बोला था, सिर्फ जियोमेट्री, ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही मॉलिक्यूलर वर्ड यूज किया, सिर्फ जियोमेट्री जो वर्ड यूज किया है उसका आंसर उन्होंने दिया था बेटा, जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करते हुए आंसर करना है। ठीक है, तो सिर्फ जियोमेट्री बोले तो आपको इलेक्ट्रॉन की जियोमेट्री को कंसीडर करना है, लोन पेयर को भी साथ में लेना है। लेकिन अगर आपको शेप बोले, ठीक है ना, अगर आपको शेप बोले उसका मतलब क्या है, ठीक है ना, यहां पर नॉर्मली जियोमेट्री वर्ड अवॉइड कर देते हैं हम। अगर शेप बोले तो हम सिर्फ किसको लेते हैं, ओनली एंड ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज के वेरिएशन है। यहां तीनों चीज क्या था, तीनों चीज क्या था, बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री भी वही होगी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी वही होगी, शेप भी वही होगा। क्यों, क्योंकि यहां कोई लोन पेयर नहीं है। ये दोनों चीजें अलग कब होगी, ये दोनों चीजें अलग होगी जब लोन पेयर भी आएंगे या बॉन्ड पेयर भी आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री अलग होगी, शेप अलग होगा।
जबकि अगर आप यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री, यहां पर इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री और शेप दोनों ही यहां पर क्या है, सेम हो जाएंगे। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, जहां पर सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। लेकिन जहां पर लोन पेयर आ जाए वहां पर इन दोनों टर्म का मतलब बदल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम दोनों को साथ में क्यों देख रहे हैं दोनों के स्ट्रक्चर को, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री सेम है, शेप में हम दोनों के लिए अलग अलग आंसर करेंगे। यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर करेंगे, लेकिन एक बॉन्ड पेयर की जगह अगर एक लोन पेयर आ गया तो आंसर क्या कर देंगे, हम शेप में आंसर कर देंगे बेंट शेप। समझ में आ गया बेटा? अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये जो AB2E टाइप है ये कौन कौन से मॉलिक्यूल में हमें देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसका, SO2 का, तो SO2 का अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बेटा तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर दो दो ऑक्सीजन के साथ क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेंगे, लेकिन हम केवल सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं और एक क्या रहेगा, इस पर लोन पेयर रहेगा। तो ये शेप कैसा हो जाएगा, बेंट शेप। ठीक है, इसके अलावा आपको ये स्ट्रक्चर और कहां दिखाई देगा, O3 का अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो O3 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसे लिखा था, एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड रहेगा, एक ऑक्सीजन के साथ क्या रहेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और यहां पर इसके पास एक लोन पेयर बच जाएंगे। तो ये भी जो शेप दिखाई देगा ये कौन सा शेप दिखाई देगा, बेंट शेप। कुछ जगहों पर एंगुलर या वी शेप भी लिखा हुआ मिल सकता है, तीनों का मतलब वही है। इसके अलावा आपको और क्या मिल सकता है, ये NO2 माइनस भी मिल सकता है। NO2 माइनस कहने का मतलब क्या है बेटा, एक ऑक्सीजन के साथ तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन O माइनस है, O माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज किस पर जाएगा, ऑक्सीजन पर जाएगा, और इसके दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, NO2 माइनस का जो स्ट्रक्चर होगा ये बेंट शेप रहेगा, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है। यहीं पर अगर हम NO2 की भी बात करें तो NO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये डबल बॉन्ड होता है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर क्या रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड है, लोन पेयर नहीं है, अनपेयर्ड है, लेकिन फिर भी उसका शेप क्या रहेगा, बेंट शेप ही रहेगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, बेंट शेप के। ठीक है, तो याद रखना हम शेप लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री नहीं। इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री लिखेंगे तो तीनों जगह पर क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम शेप की बात कर रहे हैं बेटा। क्लियर हो गया? दो केसेस हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस पर। तीसरे केस पर यहां पर देखेंगे AB4 टाइप। AB4 टाइप बोलने का मतलब क्या है, यहां पर चार बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, या कहने का मतलब क्या है, इस पर चार सिग्मा बॉन्ड होंगे। चार बॉन्ड पेयर कहने का मतलब क्या है, हम केवल सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पांचवा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो सकता है, छठवां बॉन्ड पाई बॉन्ड हो सकता है, हम केवल चार सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB3E कहने का मतलब क्या है कि यहाँ तीन बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। AB2E2 कहने का मतलब क्या है, यहां दो बॉन्ड पेयर होंगे और दो लोन पेयर होंगे। ये तीनों केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इन तीनों केसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बार हमारे क्वेश्चंस में रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो तीनों केसेस को ध्यान से समझना है आपको। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं AB4 से, फिर AB3E वाले वेरिएशन में जाएंगे, एक लोन पेयर वाले वेरिएशन में, फिर ऐसे वेरिएशन में जाएंगे जिसमें दो बॉन्ड पेयर की जगह पर दो लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो AB4 चार बॉन्ड पेयर कहने का मतलब क्या है, यहां सेंट्रल एटम, ये जो येलो वाला जो बॉल दिख रहा होगा ये A वाला एटम हो गया, चार सराउंडिंग एटम है, चार सराउंडिंग एटम, ये B हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया और ये भी B हो गया। यहां चार एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये जो चार एटम होंगे अब वो राइट एंगल नहीं होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे, तो इसको प्लानर वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर देना बेटा, ये नहीं मान लेना। ठीक है ना, कि ये हम नॉर्मली इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, पेपर पर इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है ना, ये आपको 90 डिग्री नहीं ले लेना है, ऐसा नहीं होता, प्लानर शेप नहीं होता ये। ट्राइगोनल प्लेनर वो प्लेनर शेप था, एक ही प्लेन पे तीनों एटम थे, यहां पर चारों के चारों एटम एक ही प्लेन पर नहीं आते। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसके स्ट्रक्चर को तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, ये सब अलग अलग है। यहां पर ये जो तीन बी दिखाई देंगे आपको, आपको ये दिखाई देगा, ये
3 एटम हो गए, चौथा एटम ऐसा है, तो किसी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, सबके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन वो एक ही प्लेन पर नहीं है। वो 3D डायग्राम आपको कैसे दिखाई देगा कि ये तीनों एक ऐसे ट्राइंगल बनाते दिखाएंगे और ये ऊपर ऐसा फेस दिखाई देगा। तो एक्चुअल में इसकी इस पूरे शेप को, ये प्लानर नहीं है, ध्यान देना बेटा, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, और इस टेट्राहेड्रल में अगर सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं, जैसे यहां पर भी बी के साथ, 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 अगर सारे एटम सेम होते हैं तो यहां पर जो एंगल होता है ये कितना होता है बेटा? 109.5 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है ना, यहाँ बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री बोलते हैं या 109 डिग्री 28 मिनट्स बोलते हैं। ठीक है, अब मिनट्स कहने का मतलब क्या है? वो 0.5 डिग्री भी बोल देते हैं हम उसे। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट हम क्या मानते हैं? जो 30 मिनट जो है वो आधा डिग्री मानते हैं, 0.5 डिग्री, तो 30 मिनट के अराउंड है। 28 मिनट भी कुछ जगह देखने को आपको मिलेगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम 109.5 डिग्री बोल देते हैं। ये जो बॉन्ड एंगल है, सारे के सारे जो एंगल है वो 109.5 डिग्री होंगे। ये भी 109.5 डिग्री होगा, ये भी 109.5 डिग्री होगा, ये भी 109, मतलब जितने भी तरीके के यहाँ एंगल पॉसिबल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? 109.5 डिग्री होंगे। क्लियर हो गया? अब इस स्ट्रक्चर, इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं बेटा? इसमें 4 फेसेस आपको दिखाई देंगे। कौन से 4 फेसेस? ध्यान देना। एक तो ये सबसे नीचे वाला, ये ट्राइंगल वाला फेस हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला फेस, और ऊपर आपको 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल तो ये हो गया। ठीक है, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल इसके पीछे वाला हो गया, और एक ट्राइंगल ये हो गया, ये तीसरा ट्राइंगल हो गया, एक फेस ये हो गया। ठीक है, और इसके पीछे की तरफ एक चौथा फेस दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? मैंने थोड़ा इसको गंदा कर दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इसे तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि ये आपको किस तरीके से दिखाई देंगे 4 फेसेस। एक फेस ये वाला ट्राइंगल होगा, ठीक है ना, दूसरा फेस ये वाला ट्राइंगल होगा, ठीक है, तीसरा फेस ये वाला ट्राइंगल होगा, और चौथा फेस ये पीछे की तरफ ये ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ऐसे 4 फेस हैं, तो उस 4 फेस के लिए टेट्राहेड्रल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, या इसको रेगुलर टेट्राहेड्रॉन भी बोल देते हैं। इसको और क्या बोल देते हैं? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन भी बोल देते हैं। ठीक है, रेगुलर कहने का मतलब क्या है? इसमें सारे के सारे फेसेस एक जैसे होंगे, सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे होंगे, सारे के जो एटम्स के जो बॉन्ड लेंथ होंगे, सारे एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो चारों बॉन्ड है, यहां कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर, ठीक है ना, हम केवल ये पहले वाले टाइप को पढ़ रहे हैं, यहां पर कोई सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। अगर सारे एटम एक जैसे हैं, जैसे कि इसमें CH4 में आपको दिखाई देगा, ठीक है, या CCl4 में दिखाई देगा, तो अगर सारे एटम सेम जैसे हैं, सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? उसे टेट्राहेड्रल या रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बोल देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर एटम चेंज हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए 4 ही बॉन्ड पेयर हों, लेकिन ये CH2Cl2 हो गया, तो अब ये CH2Cl2 का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसे? ये H, ये Cl और ये Cl, आपको क्या दिखाई देगा? हाइड्रोजन एटम कम होने के कारण ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब सारी जगह बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ये सब जगह सेम नहीं है। क्लोरीन का एटम का साइज ज्यादा होता है तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, हाइड्रोजन के साथ डिस्टेंस कम होगा। तो सारे बॉन्ड लेंथ या सारे बॉन्ड एंगल अगर सेम नहीं होते तो हम उसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल देते हैं। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल की तरह। ठीक है ना, या फिर यहीं पर आपको क्या दिखाई देगा? अगर हम POCl3 ले तो 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहां सबका बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन एटम है, यहां एटम अलग हो गए। तो ऐसे केस में जहां ऑल बॉन्ड लेंथ और ऑल बॉन्ड एंगल दोनों में से कोई भी चेंज हो जाए, और ऑल और बॉन्ड एंगल, ठीक है, आर नॉट सेम, जहां पर सेम नहीं हो लेकिन 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हो, वहां पर हम इसे क्या बोल देते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल देते हैं। डिस्टॉर्टेड का मतलब बिगड़ा हुआ, ठीक है, जो एक्चुअल जैसा भी शेप था,
जैसे किसी ने मुझे मारा और मेरा चेहरा बिगड़ गया, उसे क्या बोल देंगे? डिस्टॉर्टेड। ठीक, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब चारों जो फेसेस हैं वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सारे जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, चारों जो बॉन्ड लेंथ है अगर सेम है तो उसे रेगुलर टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अगर बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो जाते हैं तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल देते हैं हम इसे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे सारे जगह पर जहां पर चार बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे होंगे, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होगा, जैसे SiCl4, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा। यहां देखना, SiCl4 ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जहां सारे सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कौन से? चार। क्लियर है? लेकिन ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है बेटा। ठीक है ना, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ही प्लेन में चारों एटम नहीं होते, सब अलग अलग प्लेन पर होते हैं। समझ में आ गया? आपको क्या दिखाई देगा? ये दो सामने आते हुए दिखाई देंगे, ये अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये सामने आते हुए ऐसे दो दिखाई देंगे, दो पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। क्लियर हुआ? तो यहां देखना टेट्राहेड्रल कैसे दिखाई देता है। टेट्राहेड्रल आपको कैसे दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये चारों पेन दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको। ठीक है, ये आपको दो एक ही प्लेन पर दिखाई देंगे, ये जो दो बॉन्ड है, समझ में आ रहा है? ये जो दो बॉन्ड है ये एक ही प्लेन पर दिखाई देंगे और ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर आपको ये दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? ये एक ही प्लेन पर नहीं है, इस प्लेन पर दो एटम होंगे, इस प्लेन पर दो एटम होंगे। समझ में आ रहा है क्या? कुछ इस तरीके से ये होता है टेट्राहेड्रल। तो एक ही प्लेन पर नहीं है तो हम उसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं? कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं। ये क्या है? तीन एटम हो गए इधर, क्लियर है? और ये चौथा एटम ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड एंगल कितने हो सकते हैं? सबके सब 109.5 होंगे, लेकिन कितने अलग अलग होंगे? एक, दो, तीन। ये ऊपर वाले बॉन्ड के साथ तो तीन हो गए। अब नीचे भी देखना, एक, दो और यहां पर तीन। नीचे आपस में कितने बॉन्ड एंगल होंगे? तीन। ऊपर कितने होंगे? तीन। तो टोटल तरीके के बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 6। और अगर वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है तो वो सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या रहेंगे? 109.5 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये देखेंगे कि यहां कितने बॉन्ड एंगल हैं, तो कितने तरीके के बॉन्ड एंगल पॉसिबल हैं बेटा? 6 अलग अलग बॉन्ड एंगल पॉसिबल हैं, बट सबके वैल्यू सेम रहेगी। ऑल 6 जो बॉन्ड एंगल होंगे, ऑल 6 बॉन्ड एंगल किसके बराबर होंगे? 109.5 डिग्री के बराबर होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब इसी के वेरिएशन पर जाते हैं कि अगर ये जो चार बॉन्ड है उस चार बॉन्ड में किसी एक बॉन्ड को हटाकर हमने क्या रख दिया? लोन पेयर रख दिया। ठीक है, तो अगर वहां पर चार बॉन्ड को हटाकर अगर हमने एक लोन पेयर रख दिया, जैसे यहां पर ध्यान देना, ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? ए, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, और यहां क्या रख दिया बेटा हम लोगों ने? लोन पेयर। समझ में आ रहा है? अब ये एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर आ गया, तो हम जब इसकी इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री बोलेंगे, ठीक है, तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री तो क्या है? इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करते हुए लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री जब हम बोल रहे हैं तो हमारा मतलब लोन पेयर और ये तीन बॉन्ड पेयर सबसे है, तो हम बोलेंगे कि ये टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री है, क्योंकि तीन बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर उस चौथे बॉन्ड पेयर की जगह पर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसका शेप बोलेंगे, जब हम इस मॉलिक्यूल का शेप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ध्यान देना यहां पर। ठीक है, यहां पर ये जो तीन बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो तीन बी हैं ये एक ट्राइंगल बनाते हुए आपको दिखेंगे, और ये ऊपर उस ट्राइंगल के ऊपर ऐसा पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा आपको ए के साथ। हम जब शेप देखते हैं तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते, यहां पर ओनली क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं। ओनली 3 बॉन्ड पेयर को देखेंगे यहां पर जब हम शेप देख रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो तीन बी हैं ये आपको ऐसे ट्राइंगल बनाते हुए दिखेंगे, और ये ऊपर इस ट्राइंगल के ऊपर ऐसा पिरामिड बनता हुआ दिखेगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइगोनल
पिरामिडल बोलते हैं। इसकी शेप को क्या बोलते हैं? जब हम लोन पेयर को देखकर नहीं आंसर कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइंगुलर पिरामिडल। समझ में आ गया बेटा? तो हम इसके शेप को हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसकी इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री को क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। वहां लोन पेयर को कंसिडर करते हुए। समझ में आ गया? जब हम शेप बोल रहे हैं तो हम केवल इसको देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं। ठीक है? तो आपको दिखेगा कि ये ट्राइंगल हो गया और ये उस ट्राइंगल के ऊपर पिरामिड हो गया। हम लोन पेयर को नहीं देख रहे हैं शेप निकालने के लिए। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज, यहां पर जो एंगल होंगे वो एंगल अब 109.5 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है? ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं बेटा मैं ऐसे, ये वाला जो एंगल होगा, अब ये एंगल क्या होगा? लेस देन 109.5 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, और एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर तो ये बॉन्ड पेयर फिर इससे क्या हो जाएंगे? पास में आ जाएंगे। जैसा हम लोग ने बेंट शेप में बोला था, लोन पेयर क्या करते हैं? ज्यादा रिपल्शन देते हैं। इनके कारण जब ज्यादा रिपल्शन होगा तो ये जो बॉन्ड है ये थोड़े पास में आ जाएंगे। जब बॉन्ड पास में आ जाएंगे तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये हर मॉलिक्यूल में वैसे तो अलग अलग होगा, लेकिन ये लेस देन क्या होगा? लेस देन 109.5 डिग्री होगा। ये एंगल आपको अमोनिया के लिए याद होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल क्या है? NH3। ठीक है? अगर आप इस NH3 को देखोगे तो इस NH3 में ये वाला जो एंगल जो होता है ये कितना होता है? 107 डिग्री होता है। हम अप्रोक्सीमेटली ये कंसिडर करते हैं कि जब एक लोन पेयर आएगा तो 2.5 डिग्री से ये बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। अप्रोक्स, हर मॉलिक्यूल में अलग अलग रहता है। ठीक है? तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? एक लोन पेयर आया तो ज्यादा रिपल्शन के कारण अब बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो 2.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 107 डिग्री। समझ में आया बेटा? लेकिन ध्यान रखना ये केवल अप्रोक्सीमेशन है। सारे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर वाले में इतना ही एंगल रहेगा ऐसा जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 109.5 डिग्री से कम होगा। एग्जैक्टली 109.5 होने के लिए ये चौथी चीज बॉन्ड पेयर होनी चाहिए। ठीक है? अब इसके और एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? XeO3। XeO3 में क्या होता है बेटा? यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। वैसे तो बॉन्ड पेयर 6 हैं, पाई बॉन्ड भी हैं, लेकिन हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर हो जाएगा। तो इसका भी शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। प्लेनर नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइंगल था, ये एक ही प्लेन पर था, ये प्लेनर नहीं है। यहां पर चौथा एटम उस ट्राइंगल के ऊपर आ गया है। ठीक है ना? ट्राइंगल के सेंटर पर नहीं है वो। तो ट्राइगोनल प्लेनर अलग है, ट्राइगोनल पिरामिडल अलग है। समझ में आ गया? ट्राइगोनल प्लेनर का कहने का मतलब था उसमें चारों एटम एक ही प्लेन पर होते। ये पिरामिडल है, एक ही प्लेन पर नहीं है। ये भी शेप कैसा है? नॉन प्लेनर है। समझ में आ गया? ये शेप कैसा होगा? ये भी नॉन प्लेनर होगा। सारे के सारे एटम एक ही प्लेन पर नहीं है। समझ में आ गया बेटा? तो ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर होंगे जहां 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, ये 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर, वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होंगे। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना कि इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री बोला है या फिर शेप की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? अब इसी के दूसरे वेरिएशन पर चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट वाला जो वेरिएशन है वो क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर होंगे और ये 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है? 2 बॉन्ड पेयर कहने का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, पाई बॉन्ड कितने भी हो, 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए और 2 लोन पेयर होने चाहिए। ठीक है? अब ध्यान से देखना, यहां पर जैसे क्या हो जाएगा? ये A और B, ये A और ये B, और यहां पर 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है? अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री बोलोगे, इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री तो हम फिर से क्या करेंगे? टेट्राहेड्रल ही लिखेंगे, जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको कंसीडर कर लेंगे। तो 4 चीजें, मतलब 4 बॉन्ड पेयर की तरह इसको मान लेंगे इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री देखने के लिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है? तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये कैसा रहेगा? यहाँ पर हम 2 लोन पेयर को भी देखेंगे और 2 बॉन्ड पेयर को भी देखेंगे। ठीक है? इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री देखते समय। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री कैसे लिखेंगे बेटा? ये लिखेंगे टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया? और अगर हम इसका शेप देखेंगे, तो अगर हम इसका शेप देखेंगे तो ओनली बॉन्ड पेयर को देखेंगे। ओनली बॉन्ड पेयर को देखेंगे मतलब
सिर्फ ये देखेंगे, इसमें लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब शेप देखते समय हम ओनली बॉन्ड पेयर को देखेंगे, और ओनली बॉन्ड पेयर को देखेंगे तो फिर से ये कौन सा शेप दिखाई देगा बेटा? बेंट शेप दिखाई देगा, या इसी को हम क्या बोल रहे थे? वी शेप बोल रहे थे, और इसी को हम और भी क्या बोल सकते हैं? एंगुलर भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एंगुलर भी बोल सकते हैं। मतलब आपको दिख रहा होगा शेप वही आ गया, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर बदल गए। वहां पर भी दो बॉन्ड पेयर थे, यहां पर भी दो बॉन्ड पेयर है, लेकिन इसके पहले जो हमने बेंट शेप देखा था उसमें एक ही लोन पेयर था, इसमें दो लोन पेयर है। समझ में आ गया? तो ये शेप क्या कहलाएगा? बेंट शेप कहलाएगा। अब ध्यान क्या देना है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा ये थोड़ा और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NH3 में क्या हो रहा था, एक ही लोन पेयर का रिपल्शन आ रहा था। यहां पर इस वाले केस में क्या था, एक ही लोन पेयर का रिपल्शन आ रहा था, तो 109.5 डिग्री से कम हुआ था 107 डिग्री। अब दो लोन पेयर हो जाएंगे, तो दो लोन पेयर होने के बाद वो 107 डिग्री से और कम हो जाएगा। जैसे आपको किस में देखने को मिलेगा? वाटर में। वाटर में क्या होता है, ये H और ये H, यहां पर एक लोन पेयर होता है, यहां पर फिर से एक लोन पेयर होता है। तो यहां लोन पेयर में एक्चुअल में क्या होता है बेटा? ज्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है ना? ये लोन पेयर, और लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, इससे थोड़ा कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और बॉन्ड पेयर में बहुत ही कम रिपल्शन होगा। इतना कम रिपल्शन होगा कि अब ये बॉन्ड एंगल कम होके कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री। फिर से 107 डिग्री से 2.5 डिग्री कम हो गया, ठीक है? अब हर किसी में 104.5 डिग्री रहेगा ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन H2O के लिए आपको डाटा याद होना चाहिए, यहां पर अमोनिया के लिए आपको डाटा याद होना चाहिए, लेकिन इतना रहेगा कि जनरली वो 109.5 डिग्री से कम ही होने वाला है। क्लियर हो गया? अगर दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बेंट शेप बोलेंगे। अब यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर चारों बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री रहते हैं तो रेगुलर टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगर बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, ठीक है, या फिर बॉन्ड लेंथ चेंज हुआ, तो हम क्या बोल देते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री को टेट्राहेड्रल बोलने की जगह पर और क्या बोल सकते हैं हम और क्या बोल सकते हैं बेटा? इसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। इसे और क्या बोल सकते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि यहां बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं है, ठीक है? वैसे इसको भी बोल सकते हैं, एक मिनट बेटा, वैसे इस वाले शेप को, इस वाले इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को भी नॉर्मल टेट्राहेड्रल की जगह पर हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर सारे जो एंगल होंगे वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, ठीक है? सारे जो एंगल होंगे वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, 109.5 डिग्री नहीं होंगे, इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले वेरिएशन पर चलते हैं, जिसमें क्या देखेंगे हम? AB5 कहने का मतलब क्या है बेटा? यहां 5 बॉन्ड पेयर होंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है? 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। पहले इसको देखेंगे और फिर इसके वेरिएशंस की बात करेंगे। इसमें वेरिएशन में क्या हो जाएगा? यहां पर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है? फिर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएंगे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ठीक है? इसमें 3 और वेरिएशन आएंगे बॉन्ड पेयर के अलावा, उन सबको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो पर्पस है वो किसको पढ़ना है? वो पढ़ना है सिर्फ बॉन्ड पेयर वाले को, मतलब AB5 को। AB5 कहने का मतलब सेंट्रल एटम पर 5 बॉन्ड पेयर रहेंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है? अब एग्जांपल के लिए ध्यान देना, अगर हमारे पास यहां सेंट्रल एटम ये A हो गया, 5 एटम ये B, ये B, ये B हो गए, और ये B और ये B हो गया, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो B और जो B है ये ऐसे ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है? और ये ऊपर की तरफ ये एक पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? और नीचे की तरफ ये एक पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? मतलब आपको ये कैसे दिखाई देगा, ध्यान देना। ये जो 5 बॉन्ड पेयर है, ओनली 5 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है, इस ग्रीन वाले ट्राइंगल के कॉर्नर में 3 एटम होंगे। वो ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड बन रहा है,
तो यहां पर ये बी के साथ, ये 3 बी के साथ तो क्या करेगा, एक ट्राइंगल बनाएगा। चौथे बी के साथ ऊपर में एक पिरामिड बनेगा, और 5वें बी के साथ नीचे में एक पिरामिड बनेगा। समझ में आया? तो हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि 2 पिरामिड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। समझ में आया क्या? तो ये वाला जो शेप है, इसके जो शेप है, इसमें इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री और मॉलिक्यूलर जियोमेट्री सेम ही होगी, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको शेप दिखाई देगा, तो यहां क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी रहेगा बेटा, ये वाला लेक्चर थोड़ा लेंदी रहेगा, बट इसीलिए क्योंकि सारे टॉपिक को हम एक ही लेक्चर में पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको 2 अलग अलग लेक्चर में आधे आधा पोर्शन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसलिए सारे तरीके के शेप हम इस वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो यहां देखना, इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसका नाम ऐसा क्यों है ये समझ में आ गया होगा आपको। एक ट्राइंगल बन रहा है, 3 एटम मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं, चौथा एटम मिलकर ऊपर वाला एक पिरामिड बना रहा है, 5वां वाला एटम नीचे जाकर एक पिरामिड बना रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें सारे बॉन्ड का जो लेंथ होता है, भले एटम सेम हो जाए, बॉन्ड का लेंथ सेम नहीं होता, सारे बॉन्ड सेम नहीं होते। ठीक है, सारे बॉन्ड सेम क्यों नहीं होते, यहां ध्यान देना। जैसे इसका एग्जांपल है PCl5, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है, ये 3 Cl मिलकर क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, ये मिलकर क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, और बाकी जो 2 Cl हैं, ये एक Cl ऐसा रहेगा, ये एक Cl ऐसा रहेगा। तो यहाँ कुछ टर्म्स है जो आपको पता रहने चाहिए, और वो टर्म्स क्या हैं, ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सियल बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, और ये वाले जो बॉन्ड है, जो ट्राइंगल मतलब एक ही प्लेन पर जो रहेंगे, वो तीन तीन जो बॉन्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। ये वाले जो 3 Cl वाले जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है ना, ये 2 टर्म है, और अभी तक के जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें ऐसा नहीं था। यहां सेम एटम होते हुए भी, यहां पर भी क्लोरीन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये भी क्लोरीन दिखाई दे रहा होगा आपको, सेम एटम होते हुए भी, एटम अलग होते हैं तब तो वो लेंथ अलग होगा, लेकिन सेम एटम होते हुए भी ये लेंथ अलग रहेगा। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, ये जो ऊपर वाले जो बॉन्ड्स है, जो पिरामिड बना रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। और ये जो प्लेन पर तीन, ये ट्राइंगल वाला जो प्लेन है उस पर जो 3 एटम है, वो जो बॉन्ड बना रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो सारे इक्वाटोरियल बॉन्ड एक दूसरे से सेम होंगे, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ इसके बराबर होगा, इसका बॉन्ड लेंथ इसके बराबर होगा, लेकिन एक्सियल वाला उनके बराबर नहीं होगा, एक एक्सियल वाला दूसरे एक्सियल के बराबर होगा। मान लेते हैं एक्सियल वाला बॉन्ड क्या है, ए, और इक्वाटोरियल वाला बॉन्ड कौन सा है, ई। तो यहां पर जो आपको बॉन्ड लेंथ दिखाई देगा, यहां पर बॉन्ड लेंथ जो है वो एक्सियल वाले बॉन्ड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। और यही रीजन है कि ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण, ज्यादा दूर होने के कारण ये वाले बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। समझ में आ गया, कहने का मतलब क्या है, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड are broken easily, are broken easily compared to equatorial bonds, are broken easily compared to equatorial bonds। ठीक है, कंपेयर टू इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। तो मतलब ये जो एटम से ज्यादा दूर है उसके बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, कम एनर्जी देने पर वो ब्रेक हो जाते हैं। और इसीलिए एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो भी होते हैं उसमें क्या होता है, जो PCl5 होता है इसीलिए मोर रिएक्टिव होता है देन PCl3, देन PCl3, क्योंकि PCl3 में क्या रहेगा, वो ट्राइगोनल प्लानर वाला, ये ट्राइगोनल पिरामिडल वाला शेप होता है, उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसके तीनों बॉन्ड सेम होते हैं। लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा जो 2 बॉन्ड्स होते हैं PCl5 में, ये वाले बॉन्ड्स ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और ये PCl3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो PCl5 मोर रिएक्टिव रीजन होने का
मोर रिएक्टिव होने का रीजन क्या है कि इसके जो एक्सियल वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, आसानी से ब्रेक होने के कारण वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। कौन? PCl5। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरीके के जो भी मॉलिक्यूल आपको दिखाई देंगे उसमें सब में क्या रहेगा, ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला शेप दिखाई देगा। ये सिर्फ PCl5 के लिए नहीं है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको AsF5 में भी दिखाई देगा। क्लियर है ये? या BI, ये इस ग्रुप में जितने भी ऐसे 5 बॉन्ड दिखाई देंगे उसमें आपको शेप इसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक, ये हो गया सिर्फ बॉन्ड पेयर अगर हैं 5 बॉन्ड पेयर। लेकिन अब शेप बदलते जाएंगे। अगर हम एक बॉन्ड पेयर को रिप्लेस कर देते हैं किससे? लोन पेयर से, या 2 बॉन्ड पेयर को रिप्लेस कर देते हैं लोन पेयर से, या 3 बॉन्ड पेयर को रिप्लेस कर देते हैं लोन पेयर से, तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? AB4E। अब इस AB4E कहने का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान देना। ये जो A रहेगा, यहां पर रहेगा एक B, यहां पर रहेगा एक B, और ये जो ट्राइंगल होगा इस ट्राइंगल में एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, और 2 बॉन्ड पेयर कहां पर रहेंगे? ये एक्सियल में और ये एक्सियल में। ठीक है, तो लोन पेयर को पहले हम ट्राइंगल में रखते हैं। ये रूल क्या है, आगे हम एक रूल पढ़ेंगे बेटा, वहां पर इसका रीजन समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस स्ट्रक्चर, क्योंकि VSEPR थ्योरी में हम केवल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है कि लोन पेयर जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाले केसेस आ जाएंगे तो लोन पेयर को प्रायोरिटी बेसिस पर कहां पर रखना है? ऑन ट्राइंगल, ट्राइंगल पर रखना है, मतलब इक्वाटोरियल बॉन्ड्स की जगह पर रखना है। ठीक है ना, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड रखना है, इन प्लेस ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो जो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, इसमें आगे जाके एक रूल पढ़ेंगे, बट वो रूल को हम अभी यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ने वाले हैं वहां पर। यहां पर बस ध्यान देना कि लोन पेयर को हम प्रायोरिटी के बेसिस पर कहां रखेंगे? इक्वाटोरियल प्लेन पर रखेंगे। ठीक है, ये इक्वाटोरियल बॉन्ड की जगह पर रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर रख देते हैं, ध्यान देना, अगर हम इसको एक्सियल पर रख देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री पर ज्यादा रिपल्शन है। ठीक है, जबकि अगर हम इक्वाटोरियल में रखते हैं तो ये एंगल कौन सा होगा? 120 डिग्री। यहां 3 बॉन्ड के साथ 90 डिग्री था। ठीक है, यहां 2 ही बॉन्ड के साथ 90 डिग्री, बाकी बॉन्ड के साथ 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री एंगल ज्यादा होने के कारण रिपल्शन कम हो जाते हैं। और ज्यादा रिपल्शन किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है। ज्यादा रिपल्शन बॉन्ड पेयर में उतना नहीं होता जितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन को कम करने के लिए हम उसको कहां पर रखते हैं? इक्वाटोरियल बॉन्ड की जगह पर रखते हैं, एक्सियल पर नहीं, क्योंकि एक्सियल पर 3 जगहों पर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज प्रिफर नहीं करते हम। समझ में आ गया? तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर रिपल्शन कम होता है, क्योंकि वो जो एंगल है वो कौन से दिखाई दे रहे हैं? 120 डिग्री के नियर बाई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जब इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री लिखेंगे और शेप लिखेंगे तो अलग अलग आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब हम इसका शेप लिखेंगे, ठीक है, जब हम इसका शेप लिखेंगे तो शेप क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां लोन पेयर को नहीं देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री देखते हैं तो यहां 4 बॉन्ड पेयर को भी देखेंगे और एक लोन पेयर को भी देखेंगे। लेकिन जब हम शेप देखते हैं तो ओनली 4 बॉन्ड पेयर को देखेंगे। जब सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर को देखेंगे तो एक ऐसे दिखाई देगा, ध्यान देना, ये A, ये B, ये B, ये B, ठीक है, और ये B। तो हम इसे कौन सा शेप बोलते हैं बेटा? सीसॉ। तो सीसॉ क्या है? वो झूले वाला खेल खेला हुआ है। यहाँ पर कैसा होता है? ऐसा एक स्टैंड होता है और इस पर इधर कोई बैठा रहता है आदमी, इधर कोई बैठा रहता है, वो गार्डन में खेला होगा, वैसा दिखाई दे रहा होगा। 2 बॉन्ड ऐसे हैं, 2 बॉन्ड ऐसे हैं, और यहाँ पर ये एटम्स ऐसे हैं। समझ में आया क्या? ये वाला जो ये जो 2 बॉन्ड है वो कुछ ऐसे हैं। क्लियर हुआ? तो ये बीच में ये स्टैंड हुआ, उसके ऊपर इस तरीके से जो खेलते हैं सीसॉ। क्लियर हो रहा है? तो इस स्ट्रक्चर को, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? सीसॉ बोलते हैं।
समझ में आया? तो हम केवल बॉन्ड पेयर को देख रहे हैं शेप को आंसर करने के लिए, लेकिन लोन पेयर के साथ आंसर करेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री जब पूछा रहेगा क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इस मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या है? SF4। अगर आप SF4 को देखोगे, अभी हम कुछ कुछ ही एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्वेश्चन से ये समझ में आ जाएगा कि पहले हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखेंगे और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने के बाद ये केसेस आइडेंटिफाई करेंगे। आज वाले लेक्चर को केवल समझने की कोशिश करना बेटा, याद तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन जितना अच्छा आपको समझ में आएगा याद उतने आसानी से हो जाएगा, और जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करना, ये शेप कैसे आए हैं। ये SF4 जो है ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, 4 बॉन्ड पेयर दिखाई देंगे, एक लोन पेयर दिखाई देगा, तो ये क्या हो जाएगा? सीसॉ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जहां पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर दिखाई दे वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद एक और वेरिएशन हो सकता है, और वो वेरिएशन कौन सा हो सकता है, यहां ध्यान देना, AB3E2, जिसमें क्या हो जाएंगे? 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पहले भी बताया है कि जो लोन पेयर है उसे इक्वाटोरियल प्लेन पर रखेंगे, ये कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये जो तीन तीन चीजें दिखाई दे रही है ये ट्राइंगल के फॉर्म में रहेगी, ये ट्राइंगल के फॉर्म में रहेगी, ठीक है। और वो जो पिरामिड बनते हुए दिखाई देंगे वो 2 एटम होंगे, ये कुछ ऐसा। तो लोन पेयर को आप फिर से क्या करोगे? इक्वाटोरियल प्लेन पर रखोगे। कुछ लोगों का दिमाग कैसे लग सकता है, ये ऐसे लग सकता है, ए बी, ये ए बी, ये ए बी, क्योंकि ये देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ये अच्छा सुंदर देखने में लगता है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं करना है बेटा। ऐसा लग सकता है कि ये 3 बॉन्ड एक जैसे मिलकर क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनाएंगे, ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर ना, यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस लोन पेयर के साथ, ठीक है ना, ये 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, 120 डिग्री या 120 डिग्री के बाद वाला अगर एंगल रहता है 180 डिग्री तो नेग्लिजिबल रिपल्शन है, 90 डिग्री में ज्यादा रिपल्शन हो जाते हैं। तो यहाँ लोन पेयर के साथ 90 डिग्री में 3 बॉन्ड पेयर मिल रहे हैं, यहाँ लोन पेयर के साथ 90 डिग्री में 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। किसी को लग रहा होगा सर लोन पेयर तो 180 जा रहा है, 180 हो या 120 हो नेग्लिजिबल ही रिपल्शन रहेगा। यहाँ 120 है बट नेग्लिजिबल रिपल्शन रहेगा, ज्यादा रिपल्शन होता है 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री में हम रिपल्शन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री में क्या हो रहा था? एक लोन पेयर का 3 बॉन्ड पेयर के साथ और एक लोन पेयर का 3 बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पर आ रहा है, तो ये वाली चीज हम प्रिफर नहीं करते हैं, ठीक है। उसको दूसरे कलर से मैं कैंसिल करता हूं बेटा, ये हम प्रिफर नहीं करते, ठीक है ना। कम रिपल्शन, थोड़ा सा अजीब लग सकता है वो देखने में, क्योंकि अच्छा लगता है, ऐसा भी लग सकता है कि बैलेंस्ड हो जाएंगे उसमें फोर्सेस ना, लेकिन कम रिपल्शन कहाँ आएगा? यहाँ पर, जब वो इक्वाटोरियल प्लेन पर रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 ही बॉन्ड जो है वो 120 डिग्री पर हैं, एक ये वाला और एक ये 2 ही बॉन्ड 90 डिग्री पर हैं, बाकी सब कौन से हैं? 120 डिग्री वाले आपको दिखाई देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पर अब अगर हम इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री देखेंगे, तो आप इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री जब देखोगे इसकी, तो इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री में क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे ये क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन जब आप इसका क्या देखोगे? शेप देखोगे, तो शेप देखते समय हम क्या देखते हैं? ओनली बॉन्ड पेयर देखते हैं। ओनली बॉन्ड पेयर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओनली बॉन्ड पेयर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस शेप को हम क्या बोल देते हैं? टी शेप बोल देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? टी जैसा दिखाई दे रहा है ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? टी शेप बोलते हैं, ठीक है। अब इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है? ClF3, ये F, यहां पर रहते हैं इसके 2 लोन पेयर और कुछ इस तरीके से। तो ऐसे जो भी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जहां पर 2 लोन पेयर होंगे और 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, उन सबके शेप को हम क्या बोलेंगे? टी शेप बोलेंगे। इसमें बहुत सारे रीजन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर क्यों स्टेबल नहीं है या ये वाला स्ट्रक्चर क्यों नहीं ड्रॉ करते अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। ये क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जब ये इक्वाटोरियल पोजीशन पर रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा, इस वाली पोजीशन पर लेस रिपल्शन होगा। जब हम जो लोन पेयर है उसे कहां पर रखेंगे?
जब लोन पेयर को कहां पर रखेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड की जगह पर रखेंगे। ठीक है, रीजन क्या बोला हमने, यहां पर लेस नंबर ऑफ रिपल्शन है एट 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री पर ज्यादा रिपल्शन दिख रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, लेस नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री पर कम ये पेयर होने के कारण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्योंकि ज्यादा रिपल्शन होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर को हम ऊपर ना रखकर इक्वेटोरियल बॉन्ड की जगह पर रखते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी के एक तीसरे वेरिएशन पर चलते हैं। इसका तीसरा वेरिएशन क्या है, जहां पर दो ही बॉन्ड पेयर रहेंगे, दो ही बॉन्ड पेयर रहेंगे, लेकिन तीन क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तीन क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। अब ऐसे वाले जगह पर आपको क्या दिखेगा, यहां ध्यान देना, तीनों जो लोन पेयर होंगे वो कहां दिखाई देंगे बेटा, एक ही ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है ना, ये कैसे हो जाएंगे, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल का कॉर्नर, ये ट्राइंगल बनाते हुए ये तीन लोन पेयर दिखेंगे, और ये जो बॉन्ड्स होंगे वो ऐसा होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये ऐसा होगा। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके का शेप दिखाई देगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है, लोन पेयर को आपको इक्वेटोरियल बॉन्ड की जगह पर रखना है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री को देखोगे, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन की जियोमेट्री को देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री है, ये तो फिर से वही लिखेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करते हुए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, लेकिन जब आप इसके शेप को देखोगे, जब आप इसके शेप को देखोगे, तो शेप देखते समय आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर देखने, तो आपको तो ये लीनियर दिखाई देगा। तो शेप क्या हो जाएगा, ये लीनियर शेप हो जाएगा। मॉलिक्यूलर शेप कौन सा होगा, लीनियर, जैसा हमारे विदाउट लोन पेयर जो दो बॉन्ड पेयर की कंडीशन थी, कुछ वैसा ही आ गया ये। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन है, XCF2। ये जीनॉन फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड जो होता है, जीनॉन नोबल गैस का एक कंपाउंड, हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था ऑक्टेट थ्योरी के। यहां पर क्या होते हैं, इसके पास तीन लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर शेप होता है। इसके अलावा एक I3 माइनस भी होता है, I3 माइनस का भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था। सेंट्रल एटम के पास क्या होते हैं, दो बॉन्ड पेयर, और इसके पास क्या होता है, तीन लोन पेयर। ठीक है, तो ये I3 माइनस भी शेप कैसा शो करेगा, ये लीनियर शेप शो करेगा बेटा। ठीक है, यहाँ निगेटिव चार्ज किस पर होता है, सेंट्रल एटम पर होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस लीनियर स्ट्रक्चर के लिए। जैसे I3 माइनस होगा, वैसे Br3 माइनस का भी शेप होगा। बट हम अभी बहुत ज्यादा एग्जांपल या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक एग्जांपल आपको पता रहने चाहिए। केवल इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिए हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने ये 5 बॉन्ड पेयर और उसके वेरिएशन वाले जितने भी शेप पढ़ रखे हैं, इस पर जितने भी तरीके के बॉन्ड एंगल्स बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। यहां ध्यान देना, अगर आप देखोगे एक एक्सियल बॉन्ड और एक इक्वाटोरियल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, सारे एक्सियल और इक्वाटोरियल के बीच में 90 डिग्री, चाहे इधर का 90 डिग्री या फिर इधर का 90 डिग्री। क्लियर है, एक एक्सियल और एक इक्वाटोरियल बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, एक इक्वाटोरियल और दूसरे इक्वाटोरियल के बीच में कितना रहेगा, 120 डिग्री। ठीक है ना, ये वाले जो ट्राइंगल बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 120 डिग्री। ठीक है, और वो जो एक्सियल और एक्सियल बन रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री। क्लियर हुआ। इसके बाद जब एक लोन पेयर यहां पर आ जाएगा, तो हम लोगों ने क्या बोल रखा है कि बॉन्ड एंगल जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा। शुरुआत में तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पर रहेंगे, बट ये और ये, लेकिन लोन पेयर के आने से वो क्या हो जाएंगे, वो बॉन्ड थोड़े से सिकुड़ जाएंगे, थोड़े से उधर चले जाएंगे, थोड़े से ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा जो कि 90 डिग्री होना चाहिए, वो लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री, बहुत ही कम तो नहीं, लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं रहेगा अब। ठीक है, लोन पेयर आने के कारण। वही एक इक्वाटोरियल और एक इक्वाटोरियल में होता है 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री।
ठीक है। और ये एक्सियल और एक्सियल के बीच में ये क्या था, 180 डिग्री था। अब ये लेस देन 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। समझ में आया? मतलब तीनों तरीके के जो बॉन्ड एंगल है वो जो प्रॉपर जो वैल्यू होनी चाहिए थी ओनली बॉन्ड पेयर वाले केसेस में, उससे थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टी शेप पर। अब इस टी शेप में क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दो लोन पेयर आ गए। दो लोन पेयर आने के कारण फिर से रिपल्शन होगा। हमें पता है लोन पेयर की तरफ से ज्यादा रिपल्शन आता है, तो यहाँ फिर से ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, अब ये एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं रहेगा, स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री हो जाएगा। ये दो एक्सियल के बीच में, एक्सियल और इक्वाटोरियल के बीच में क्या हो जाएगा, स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। और इक्वाटोरियल वाला तो दूसरा बॉन्ड ही नहीं बचा है, तो बॉन्ड एंगल नहीं देखेंगे। बॉन्ड एंगल का कहने का मतलब ही है दो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल, तो लोन पेयर के साथ एंगल यूजुअली नहीं देखते हम। ठीक है, तो यहाँ तो इक्वाटोरियल वाला कोई दूसरा बॉन्ड ही नहीं बचा, तो दो तरीके की नॉर्मली इसमें बॉन्ड एंगल देखेंगे। ठीक। अब इसके बाद सबसे लास्ट वाले केस पर आ जाते हैं। ये कौन सा केस है, ये लीनियर केस है। यहां पर तीन लोन पेयर आने के कारण ये जो दो बॉन्ड पेयर रहेंगे एग्जैक्टली 180 डिग्री पर ही रहेंगे बेटा। समझ में आ गया? ठीक है। आप इसको थोड़ा, अगर आपको ये गंदा दिखाई दे रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब इसके बाद दो केसेस और हैं बेटा, उसके बाद हम पूरे लेक्चर में हमने जितनी भी चीजें पढ़ रखी है उसको समराइज करेंगे। आपको वो समरी ही याद रखनी है, ये तो मैं केवल समझाने के लिए इतनी सारी चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट वाला जो केस है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें नहीं पढ़ने हैं। पहले तो ये AB6 कहने का मतलब क्या है, ये 6 बॉन्ड पेयर है। AB5E कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, यहां पर 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ले रहे हैं। और AB4E2 कहने का मतलब यहां क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर और 2 क्या हो जाएगा, लोन पेयर। इतने केसेस हैं। ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए आप क्या देखोगे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल एटम ए, ये चार, ये जो बी एटम है ये कुछ ऐसे होंगे, और दो बी एटम ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान से कैसे देखना है कि ये जो चार बी जो एटम है ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। जो आपको ये ग्रीन वाला जो स्क्वायर दिख रहा होगा, उस स्क्वायर वाले प्लेन पर ए सेंटर पर होगा और यहां पर आसपास क्या हो जाएंगे, चार बी एटम हो जाएंगे। ठीक है। और आपको क्या दिखाई देगा, उस स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा, ऊपर ये बी हो गया। और उस स्क्वायर से नीचे की तरफ एक पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा, ये छठवें बी वाले एटम के साथ। ठीक है। तो इसके शेप को हम क्या बोल देंगे, ये स्क्वायर था, उसके ऊपर पिरामिड बना है, उसके नीचे पिरामिड बना है, मतलब स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक इसके पहले वाला शेप क्या पड़ा था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, इसको बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। या स्क्वायर बाई पिरामिडल की जगह पर इसे और क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। ऑक्टाहेड्रल कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर बाई पिरामिडल का तो मतलब समझ गए होंगे, एक स्क्वायर और ऊपर और नीचे दो पिरामिड। ऑक्टाहेड्रल कहने का मतलब 8 फेसेस। एक पढ़ा था हमने टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में क्या पढ़े थे, 4 फेसेस, जबकि यहां पर कितने फेसेस होंगे, 8 फेसेस। एग्जाम्पल के लिए यहां ध्यान देना, कैसे 8 फेसेस, एक आपको फेस कौन सा दिखाई देगा बेटा, ये वाला, ये ऊपर ये एक ट्राइंगल हुआ, ये दूसरा ट्राइंगल हुआ। ठीक है, ये साइड में एक और तीसरा ट्राइंगल दिखाई देगा, और ये पीछे की तरफ ये ट्राइंगल दिखाई देगा। तो ऊपर वाला जो पिरामिड बन रहा है वो 4 फेसेस, 4 ट्राइंगल वाले फेसेस से मिलकर बन रहा है। ठीक है ना, इधर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर वाला एक ट्राइंगल, सामने वाला एक ट्राइंगल, साइड वाला एक ट्राइंगल और इसके पीछे वाला एक ट्राइंगल। वैसे 4 ट्राइंगल नीचे भी बनेंगे। तो ऊपर के 4 फेस, नीचे के 4 फेस, टोटल 8 फेस, इसलिए नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ज्यादातर टाइम आपको ऑक्टाहेड्रल ही नाम देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी जगह पर स्क्वायर बाय पिरामिडल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप बॉन्ड एंगल को देखोगे तो बॉन्ड एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पर एक्सियल और इक्वाटोरियल के बीच में 90 डिग्री, दो इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल जो साइड बाय साइड है उसमें भी 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो एक्सियल और एक्सियल होगा, या इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होंगे वो कौन से हो जाएंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो ज्यादातर जो एंगल होंगे वो तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन ये अपोजिट वाले जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री। ठीक है।
अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहने का मतलब क्या है, यहां पर अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, ये 5, ये 6, अगर इस 1 को उठाकर मैं ऊपर रख दूं, उस 5 की जगह इस 1 को रख दूं, तो शेप सेम ही आएगा, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 को मैं ऊपर रख देता हूं, ये सेंट्रल एटम ए था, 1 को ऊपर रख दिया, 1 के अपोजिट में क्या जाएगा 3, 1 के अपोजिट में ध्यान देना ये 3 है, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएंगे, ये 4 एटम इधर हो जाएंगे, 2 के अपोजिट में कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 के अपोजिट में कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये भी क्या बनेंगे, अगर मैं एक कॉर्नर को उठाकर दूसरे कॉर्नर की जगह पर ले जाऊं तो भी ये ऑक्टाहेड्रल शेप ही रहेगा, मतलब एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा। इसमें सारे बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं। जब हमने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोला था तो उसमें बॉन्ड लेंथ अलग अलग होते हैं, इसमें ऑल बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, ये जो होते हैं, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल वाले में ऑल बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं बेटा, ठीक है। इसमें अलग अलग बॉन्ड लेंथ नहीं होते। मैं किसी भी एटम को रखकर किसी भी दूसरे की जगह मैं कितना भी इसको घुमा सकता हूं, वो हर बार ऑक्टाहेड्रल शेप ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। एक्सियल हो या इक्वाटोरियल हो, सारे बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं होते, सबके सब सेम होते हैं। समझ में आ गया। अब एग्जांपल के लिए कौन से मॉलिक्यूल में हमें दिखाई देगा, SF6। SF6 जब आप देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो 6 के 6 बॉन्ड है ये फ्लोरीन के साथ रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, ये आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर आप इस शेप को देखोगे तो ये स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा और ये बाई पिरामिडल दिखाई देगा। तो SF6 का शेप कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब इसके वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं लोन पेयर आ गया, जैसे मान लेते हैं यहां पर 5 बॉन्ड पेयर थे और एक बॉन्ड पेयर की जगह पर लोन पेयर आ गया, छठवें बॉन्ड पेयर की जगह पर, तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसे होगा ध्यान देना, ये ए, ये बी, ये बी, ये बी और ये बी, ये एक लोन पेयर हो जाएगा और पांचवा यहाँ बॉन्ड पेयर हो जाएगा। अब इस लोन पेयर को जरूरी नहीं कि मैं हर बार ऊपर दिखाऊं, ऊपर दिखाने से अच्छा दिखता है, बट मैं कहीं पर भी रखूं क्योंकि हर जगह वो वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा कि इसका जब हम शेप लिखेंगे तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन की जियोमेट्री लिखेंगे, जब इसकी इलेक्ट्रॉन की जियोमेट्री लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करते हुए जब लिखेंगे, ठीक है। और जब इसका शेप लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, केवल और केवल बॉन्ड पेयर को देखेंगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। सिर्फ अगर बॉन्ड पेयर को देखेंगे तो यहां पर एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा और यहां पर एक पिरामिड बनता हुआ दिखेगा एक बी के साथ। दूसरा पिरामिड गायब हो जाएगा जब शेप देखेंगे, तो इस लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो शेप हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। बाई पिरामिडल की जगह ऊपर वाला पिरामिड ही गायब हो गया, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने ये शेप कैसे लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर करते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर देखेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। अब ये शेप हमें किसकी तरह दिखाई देगा, ये शेप हमें दिखाई देगा किसके, BRF5, ये वाला एक एग्जाम्पल है। BRF5 में क्या होता है, 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, इसका जो शेप होगा हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक। इसके बाद एक वेरिएशन, ठीक है। अब कौन सा हो सकता है, AB4E2, जिसमें 2 लोन पेयर आ जाएंगे, यहां पर 4 बॉन्ड पेयर होंगे और क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, यहां देखना, ये जो ए होगा ये 4 बॉन्ड पेयर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये तो स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन यहां पर हम एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे रख देंगे, ठीक है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर आपने बोला था कि वो इक्वाटोरियल वाले प्लेन पर रखना है, इसलिए क्योंकि वहां 120 डिग्री था, यहाँ 120 डिग्री पर नहीं आएगा वो, ठीक है ना, तो बिल्कुल अपोजिट रख देंगे, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर को 90 यहाँ रख देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा वो, ठीक। तो हम अपोजिट तरफ रख देंगे ऐसे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अगेन इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री जब आप बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसका जो शेप होगा, इसका जो शेप होगा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर को देखने का इच नहीं है ठीक है,
मतलब शेप बताते समय आप क्या करोगे कि केवल और केवल बॉन्ड पेयर को देखने का, ठीक है। अगर लोन पेयर देख लिया तो वो इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको क्या दिखेगा कि ये एक प्लेन पर रहेंगे, सारे के सारे एटम स्क्वायर के कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेंगे। समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन हो जाएगा, XCF4, ठीक है। यहां पर 4 फ्लोरीन होते हैं और इस जेनॉन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, XCF4 इसका एग्जाम्पल। समझ में आया। अब इसके बाद सबसे लास्ट चीज जो हमें देखनी है वो कौन सा देखना है, AB7 टाइप का। ये आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, लेकिन पी ब्लॉक वाले चैप्टर में इसके शेप जरूर मेंशन्ड है बेटा, इसलिए ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। AB7 जो टाइप है, नाम से समझ में आ जाएगा आपको कि 7 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। AB6E टाइप का कहने का मतलब क्या है, 6 बॉन्ड पेयर होंगे और एक इसमें लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो यहां आपको दिख रहा होगा कि 5 एटम ये पेंटागन बना रहे हैं और 2 एटम, एक ऊपर पिरामिड बनाएगा और 7वां एटम नीचे पिरामिड बनाएगा। तो इसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब पेंटागन एक तो होगा और 6th वाला एटम ऊपर की तरफ पिरामिड, 7th वाला एटम नीचे की तरफ पिरामिड बनाएगा, ठीक है। अब अगर इसके आप शेप को देखोगे इस तरीके से, ठीक, तो यहां पर भी अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होंगे एक्सियल और इक्वाटोरियल में, ठीक है। ये है पेंटागन, ठीक है। विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ऐसा बनाया। ये पांचों जो इक्वाटोरियल वाले जो बॉन्ड होंगे वो अलग होंगे और ये जो एक्सियल वाले जो बॉन्ड लेंथ होंगे वो अलग होंगे, लेकिन ये जस्ट अपोजिट होंगे किससे, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमने पढ़ रखा था उससे अपोजिट। ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, इसमें सारे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होंगे। अगर मान लेते हैं ये एक्सियल वाला ए है और ये इक्वाटोरियल वाला ई है, तो एक्चुअल में इक्वाटोरियल वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, ठीक है, इक्वाटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सियल वाले बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना है आपको कि यहां फिर से अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होंगे। और अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, इक्वाटोरियल और एक्सियल में 90 डिग्री हो जाएगा, एक्सियल और एक्सियल में ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इक्वाटोरियल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं बेटा, ये जो होगा ये 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 बॉन्ड आ रहे हैं एक ही प्लेन पर आ रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से भी कम हो जाएगा, 72 पर आ जाएगा वो। तो इसमें भी 3 तरीके के बॉन्ड एंगल होंगे और जो बॉन्ड लेंथ होगा वो अलग तरीके का होगा। बॉन्ड लेंथ अलग तरीके का होगा कहने का मतलब क्या है, जो हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट, उसमें एक्सियल वाले बॉन्ड लेंथ ज्यादा होते थे, यहां पर इक्वाटोरियल वाले जो बॉन्ड लेंथ होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। जिसमें रिपल्शन ज्यादा होगा उसके बॉन्ड लेंथ ज्यादा होंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल वालों में ज्यादा रिपल्शन होता है, इसमें 72 डिग्री होने के कारण इक्वाटोरियल वालों में ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कौन सा होता है, IF7, ठीक है। इसमें 5 फ्लोरीन क्या रहेंगे, पेंटागन बनाएंगे, ठीक है, एक ही प्लेन पर, और 6th और 7th फ्लोरीन क्या हो जाएंगे, बाई 2 पिरामिड बना लेंगे। क्लियर हो गया। और इसका एक वेरिएशन पढ़ना है जो कि आज के लेक्चर का सबसे लास्ट शेप होगा, ठीक है। लेकिन इसको समराइज करेंगे बेटा, लास्ट वाला समराइज देखकर जरूर जाना है क्योंकि उसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूरे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है कि ये 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। अब इसके अगर हम शेप को देखेंगे तो ए, यहां क्या हो जाएगा, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, और यहां पर एक लोन पेयर हो जाएगा। 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर होगा। तो अगर हम इसके शेप की बात करेंगे, तो अगर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर आपको क्या दिखाई देगा कि ये पूरी तरीके से ऑक्टाहेड्रल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, ये जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, इस लोन पेयर के रिपल्शन के कारण। तो इसका जो हम शेप लिखेंगे,
इसका जो हम शेप लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिखेंगे। जैसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल लिख रहे थे, अगर सारे बॉन्ड लेंथ और सारे बॉन्ड एंगल उसके जैसे नहीं होते, थोड़ा भी एंगल वेंगल चेंज हो जाता है ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में, उसमें सारे 90 डिग्री होते हैं, इसमें सारे 90 डिग्री नहीं होंगे इस लोन पेयर के रिपल्शन के कारण, तो इसका जो शेप बोलेंगे वो हम क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे बेटा इसे। समझ में आया? तो ये किसके केस में आता है, XCF6 के केस में आता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं XCF6 में। ठीक है, एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, XCF6 6 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक क्या होता है इसमें, लोन पेयर होता है। एक ही एग्जांपल है इसका बेटा, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भले ना मिले, लेकिन आपको ये आने चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने एक दो एग्जांपल सारे केसेस में देख रखे हैं, लेकिन हमें इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि इतने सारे शेप हम लोगों ने जो पढ़ रखे हैं वो आपको याद होना जरूरी है। तो एक्चुअल में पूरी थ्योरी में आज के लेक्चर में हम लोगों ने टाइम बहुत ज्यादा लिया है, क्योंकि हमें समझना जरूरी था कि कहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है, कहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, कहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो सिर्फ इतनी ही चीजें हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, रट के आप चीजों को करोगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, लॉजिकल जो क्वेश्चंस होंगे वो गलत होने लगेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इतना ज्यादा टाइम लिया आज के लेक्चर में, लेकिन आपको याद रखना है ये सबसे पहला वाला क्या था, सिर्फ AB2, उसमें एक ही वेरिएशन था, वो लीनियर था। दूसरा कौन सा था, AB3 ट्राइगोनल प्लानर, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए तो बेंट शेप। ठीक है, फिर तीसरा था कौन सा, चारों बॉन्ड पेयर रहे तो टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर आ गया तो ट्राइगोनल पिरामिडल, और दो लोन पेयर आ गए तो बेंट शेप आ जाएगा वापस से, या वी शेप या एंगुलर शेप। ठीक है, फिर फोर्थ वाला केस कौन सा था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के वेरिएशन थे, एक लोन पेयर आए तो सीसॉ, दो लोन पेयर आए तो टी शेप, और अगर तीन लोन पेयर आ गए तो लीनियर। इसके बाद पांचवा केस था ऑक्टाहेड्रल का, अगर एक लोन पेयर आए तो स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर आए तो स्क्वायर प्लेनर। अगर सिक्स वाला केस था 7 बॉन्ड पेयर वाले ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल, अगर 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहते हैं तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना ये शेप है बेटा, इलेक्ट्रॉन जियोमेट्री नहीं। ठीक है, आपको ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये याद होगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्विंग में बहुत कम टाइम लगेगा अगर आपको ये याद है चार्ट तो। ठीक है, अब इस टेबल के बेसिस पर कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको हम सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बेटा।